हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, आपके एनसीईआरटी से अभी हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, दैट इज़ लाइन्स एंड एंगल्स। बहुत इजी चैप्टर है ये। इसके अभी हमने एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट कर लिया है विद ऑल इट्स एग्जाम्पल्स। 6.1 में टोटल 6 क्वेश्चंस थे और इसकी 3 एग्जाम्पल्स है, तो यानी 9 क्वेश्चंस एकदम हमारे परफेक्ट हो चुके हैं। आई होप आपने 9 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए होंगे। नहीं किए तो बेटा कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स। मैंने आपको बोला है समर ब्रेक, जो समर वेकेशंस आपका चल रहा है, इसमें आपको 4 चैप्टर एकदम परफेक्ट करने हैं और मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ वो 4 चैप्टर समर ब्रेक में। ठीक है, पूरा सिलेबस कराऊंगा बट समर ब्रेक में 4 चैप्टर पे कंसंट्रेट करो। आपका फ्री टाइम चल रहा है, इस फ्री टाइम में जितना भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कर सकते हो कर लो, क्योंकि ज्योमेट्री में बच्चों को थोड़ा दिक्कत रहता है। तो समर ब्रेक में थोड़ा टाइम हमारे पास फ्री होता है, क्वेश्चंस को हम बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे हमारा ज्योमेट्रिकल पार्ट जो है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। 27 मार्क्स का ज्योमेट्री पार्ट है, 27 मार्क्स का आउट ऑफ 80। जो फाइनली एग्जाम आपका होना है वो 80 मार्क्स का होना है, उसमें से 27 मार्क्स आपके ज्योमेट्री के, वो चैप्टर जो मैं अभी आपको समर ब्रेक में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लाइंस एंड एंगल्स के जो चैप्टर है इसमें 2 ही एक्सरसाइज सिलेबस में है। फर्स्ट एक्सरसाइज एकदम कंप्लीट हो चुकी है विद एग्जाम्पल, तो आज हम 6.2 को कंप्लीट करेंगे। मेरे बच्चे, ये है आपके चैप्टर नंबर 6 का सिलेबस। एकदम डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट मैं सिखा चुका हूँ। इस थ्योरम का प्रूफ हमारे सिलेबस में है, इसका प्रूफ भी हो चुका है। और ये वाला कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको मिल जाएगा, जिसमें डिटेल में मैंने बता रखा है कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, डायग्रामेटिकली समझाया है और डिफरेंट एंगल्स को मैंने वहाँ डिस्कस किया है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट, कॉन्जिगेटिव। ठीक है, ये सारे एंगल्स वहाँ प्रीवियस लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो 6.2 पे है। इसके 5 क्वेश्चंस हमने आज कंप्लीट करने हैं। तो 5 क्वेश्चंस आपको तभी अच्छे से समझ में आएंगे अगर आप इस लेक्चर से पहले वाला लेक्चर देखो, जिसमें मैंने 6.2 का जो कॉन्सेप्ट है वो डिटेल में पढ़ा रखा है। तो इसलिए 6.2 को समझने के लिए से पहले वाला लेक्चर एकदम डिटेल में आपको समझना है, उसके नोट्स बनाने हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेटिव क्या होते हैं, उसके बाद कॉन्जिगेटिव क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट, वो सारा कुछ उसमें बता रखा है। तो वो करोगे तभी 6.2 अच्छे से आएगा। ठीक है, तो हाँ, आज के लेक्चर में तो हम सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, ये हमारा 6.1 के क्वेश्चंस हैं जो हो चुके। 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 क्वेश्चंस थे 6.1 के, एकदम डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, 6.1 की एग्जाम्पल, ये तीनों भी हो चुकी हैं। नोट्स बनाओ अच्छे से, नोट्स, वही नोट्स आपके काम आएंगे जब आपका कोई भी एग्जाम चल रहा होगा। ठीक है, तो देखें यहां पर 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल। डायग्राम मैंने अभी बनाया नहीं है, अभी जैसे ही क्वेश्चन करूंगा साथ साथ में डायग्राम बना देंगे। तो मैंने बता रखा आपको प्रीवियस लेक्चर में भी, गिवन आपको लिखना है हेडिंग दे दे के, जैसे मैं लिख रहा हूँ गिवन, आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन जो गिवन रहती है वो लिखनी है। तो इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में बता देता हूँ कि जैसे लिखा है ए बी पैरेलल टू सी डी, ऐसा लिखना है आपको, सी डी पैरेलल टू ई एफ, और कुछ रेशो दी है वाई रेशो जेड इज 3:7। 2 प्रूव हो तो 2 प्रूव लिखो, यहाँ 2 फाइंड लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 फाइंड x हो गया। अगर 2 प्रूव हो तो प्रूफ लिखना है, नहीं तो सोल्यूशन वर्ड यूज़ करें जब 2 फाइंड है। तो ये गिवन 2 प्रूव अगर अच्छे से आपने प्रेजेंट किया है ना, डायग्राम बनाया, तो सोल्यूशन नहीं आता लेट अस सपोज, तो तब भी आपको टीचर एक आधा नंबर दे देता है। तो इसलिए प्रेजेंटेशन थोड़ी बनाया करो एग्जाम में। ठीक है, तो देखें इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ए बी पैरेलल टू सी डी बना देते हैं, दिस इज ए बी पैरेलल टू सी डी, बना दिया। उसके बाद बोल रहा है सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये लो भाई, ये ई एफ आ गया, डन। उसको बोल रहा है वाई रेशो जेड इज 3:7। अब ये कहाँ है वाई, कहाँ है जेड, दैट आई डोंट नो। ये डायग्राम आपको गिवन होगी एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर, तो अभी डायग्राम हम आपकी बुक से ही बना लेंगे, आपको भी अपने नोट्स में ये डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर एक ऐसे ट्रांसवर्सल बना दिया लाइन, तो x को रखा गया इस पॉइंट पर, y रखा गया इस पॉइंट पर, और z यहाँ पर। दिस इज डायग्राम। तो ये डायग्राम गिवन 2 फाइंड सब लिखा है ना, 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो टीचर आपकी प्रेजेंटेशन देखते ही आपको आधा 1 नंबर दे देगा इसमें, नो डाउट। सोल्यूशन के मार्क्स होते हैं बट प्रेजेंटेशन अच्छी है तो आधा 1 नंबर वैसे ही मिल जाएगा, और अगर सोल्यूशन आता है तो भाई फुल मार्क्स।
तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, ये जो हमें रेशो दे रखी है यहीं से इसकी शुरुआत करेंगे। तो सोल्यूशन में हम लिख सकते हैं कि y और z का जो रेशो वो 3:7 है। बहुत बार आपने क्लास 6 में, 7th में, 8th में ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं कि 2 नंबर का अगर रेशो दिया हो तो उनको हम कैसे लेट करते हैं। तो जैसे y रेशो z हमें 3:7 दी है, तो y को ले लो आप 3m और z को ले लो 7m। मोस्टली आप क्या करते हो, 2 नंबर्स इन द रेशो 3:7 ना, तो इसको 3x लिखते हो, इसको 4x लिखते हो, x ही यूज़ करते हो। बट इस क्वेश्चन में x मत यूज़ करना, क्योंकि x ऑलरेडी किसी का नाम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे m को यूज़ कर लिया। आप n ले सकते हो, p r s कुछ और ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमने शुरुआत की है, y और z को हमने लेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर ये लिखने वाला हूँ AB पैरेलल टू CD, दैट आई कैन राइट बिकॉज इट इज़ गिवन। अब क्योंकि AB और CD आपस में पैरेलल है, तो मैं लिख सकता हूँ x + y = 180 डिग्री। अब ये किस बेस पे लिख रहा हूँ, इसको अच्छे से समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें डिटेल में समझा रखा है ये कौन से एंगल्स हैं। तो यहाँ पर मैं रीजन भी डालूंगा कौन से एंगल्स हैं, इनका सम मैं 180 क्यों ले रहा हूँ। इनको बोलते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या फिर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ये रीजन हो गया। अब y + x + y = 180, लेकिन x और y में यहाँ पर हमें y की वैल्यू तो पता है 3m, लेकिन x का कुछ पता नहीं, उसको फाइंड करना है। तो मैं ऐसा करूँगा, इस x की जगह मैं z लिख लूँगा। तो आप बोलेंगे सर x की जगह z क्यों लिखा, क्योंकि x और z आपस में इक्वल है। सर वो कैसे, देखो ये x है और ये z है, ये आपस में इक्वल है। अब ये इक्वल क्यों है, इसका आपको रीज़न देना पड़ेगा। ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। अब ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स किन लाइंस के लिए हुए, उसका आपको अलग से रीज़न देना है। तो जैसे मैं बॉक्स में रीज़न लिख रहा हूँ, ऐसा ही आपने रीज़न लिखना है। देखो आपको गिवन था AB पैरेलल टू CD, साथ में आपको गिवन था CD पैरेलल टू EF। जो AB और EF हैं वो दोनों CD के पैरेलल हैं, तो इन दोनों से हम कंक्लूड कर सकते हैं AB पैरेलल टू EF। यही है वो थ्योरम नंबर 3 जो आप चैप्टर नंबर लाइंस एंड एंगल्स में सीखते हो, जो प्रीवियस लेक्चर मैंने समझाया कि बहुत सारी लाइंस एक पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल हैं, तो वो बहुत सारी लाइंस आपस में भी पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, AB और EF CD के पैरेलल है, तो जो AB और EF है वो भी आपस में पैरेलल होंगी। तो बस ये छोटा सा आपको रीजन दे देना है, इतना सा लिखना है। जितना मैं लिखा है बस इतना ही कंटेंट लिखना आपको। पहले ये रेशो लेट कर ली, फिर x + y 180 हो गया, रीजन दे दिया। z + y को 180 लिख लिया, x और x की जगह मैंने z लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि x और z इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है, और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स किस बेस पे मैं बोल रहा हूँ, ये रीजन लिखना है। क्योंकि AB और EF पैरेलल हैं, तो x और z उसके अंदर अल्टरनेट बनेंगे। देखो ये AB और ये EF, x और z अल्टरनेटिव बन रहे। क्लियर। अब जो y और z का सम मैंने 180 डिग्री ली है, तो y और z की वैल्यू हमारे पास है जो हमने 3m और 7m लेट कर रखी है। तो यहां पर आप लिख सकते हो अभी 3m 7m = 180 डिग्री। तो ये हो गया 10m = 180, m आ गया आपका 18, ठीक है। अब m की वैल्यू आ गई तो y z निकलेगा। व्हाट इज y, तो y था हमारा 3m, y था हमारा 3m, तो m आया हमारा 18, तो हो गया 54 डिग्री। z की वैल्यू 7m, 7 या आया 18, तो ये बन जाएगा आपका 56, 6, 5, 126। y और z दोनों की वैल्यू निकाल ली, बट हमें x पूछा गया, तो हमने पहले बता दिया x किसके बराबर है, z के इक्वल, और z की वैल्यू कितनी आई 126। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। जितना कंटेंट मैं लिख रहा हूं आपको इतना ही कंटेंट लिखना है, ज़्यादा लेंथी नहीं करना है, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 6.24, फिगर आपको गिवन होगा, नहीं तो अभी हम बनाएंगे। AB CD के पैरेलल है, तो जल्दी से हम लाइंस बना लेते हैं। ये पैरेलल लाइंस आ गई, ठीक है। ऊपर इसने रखा है AB और ये आ गया आपकी CD। जैसे हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी, हमने लाइंस पैरेलल बना दी। उसका EF पैरेलल टू CD, परपेंडिकुलर टू CD। तो EF इसने कुछ इस तरह से बना रखी है,
ये परपेंडिकुलर टू सी डी, ये एफ रखा है, यहाँ पर ई रखा है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। एंगल जी ई डी, तो जी पॉइंट लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पर जी रखा है ऐसे, जी ई डी, ये पूरा एंगल ये 126 डिग्री का है। आपको फाइंड करना है एंगल ए जी ई, इनको हाईलाइट कर लेता हूँ जो फाइंड करना है, ए जी ई, ए जी ई ये एंगल फाइंड करना है। दूसरा जी ई एफ, जी ई एफ ये एंगल फाइंड करना है। थर्ड एफ जी ई, एफ जी ई ये एंगल फाइंड करना है। बहुत सिंपल है। आई होप आप गिवन लिख लेंगे, आप टू फाइंड लिख लेंगे, हम सीधा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मेरे बच्चे सिंपल सी बात है, लाइंस पैरेलल दी हुई वहीं से पकड़ेंगे। ए बी पैरेलल टू सी डी, इट इज गिवन। सिंस दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो अभी मैंने कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का आपको बताया कि उनका सम 180 होता है। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल्स, तो उसमें दो एंगल आ रहे हैं। आपका ये एंगल जी आ रहा है, ठीक है, जिसका नाम हम रख सकते हैं एफ जी ई, एफ जी ई। आप इसके छोटे नाम भी रख सकते हो, निक नेम, जैसे एंगल 1, एंगल 2, तो अभी मैं कंप्लीट ही ले रहा हूँ एफ जी ई। तो इसके कॉन्जिक्यूटिव कौन सा हुआ? दो लाइंस अगर पैरेलल हैं, जी ई को आप ट्रांसवर्सल मानो, तो ये वाला एंगल आ गया, ये वाला एंगल जिसका है जी ई डी प्लस एंगल जी ई डी। इनका सम आप लेंगे 180 डिग्री, रीजन डालेंगे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। आधा समझ, जैसे दो लाइंस है ना, ये ट्रांसफर, तो ये एंगल लिया मैंने। अब एफ जी ई की वैल्यू यहां से निकल गई, क्योंकि जी ई डी तो पता था 126, बस माइनस कर दो। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। तो 180 डिग्री में से 126 आपको माइनस करना है। 10 में से 6 गया सर जी, 4 बचता है सर, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 2 गया सर, यहाँ 5 बचता है, तो 54 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल एफ जी ई हमने निकाल लिया, ये वाला एंगल हमने निकाल लिया। क्लियर है? जैसे हमारा ये वाला एंगल निकला, तो इसके बगल वाला ये निकल जाएगा। लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं, ठीक, और भी तरीके हैं, बट आप लीनियर पेयर से निकालो। तो ये एंगल और ये एंगल आपके लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये अगर 54 का ऑफकोर्स 180 में से माइनस करो, ये एंगल निकल जाएगा। तो ले लेंगे अभी ए जी ई एंगल को। नाउ एंगल ए जी ई प्लस एंगल इसके साथ वाला जो अभी फाइंड किया, एफ जी ई, एफ जी ई, इनका सम 180 डिग्री, रीजन डालो लीनियर पेयर एंगल्स। ए जी ई को फाइंड करना है, एफ जी ई अभी अभी फाइंड किया 54 डिग्री, तो यहां से हमारे पास ए जी ई की वैल्यू भी आ गई। सर 180 डिग्री में से 54 डिग्री को माइनस करें, सर ये 180, ये 54, सर 10 में से 4 गया सर जी 6 बचता है, सर यहाँ 7 बचा, 7 में से 5 गया सर 2 आ गया 1, तो 126 डिग्री। लो भाई, सेकंड एंगल भी आ गया। अब कौन सा बचा? इट इज़ 126 डिग्री। तो हमने कौन सा एंगल फाइंड कर लिया? ए जी ई, ये एंगल भी फाइंड कर लिया। अब हमारा बचता है जी ई एफ, जी ई एफ, ये वाला एंगल बचता है। तो भाई ये तो बहुत आसान है, पहले तो इसी को निकाल लेना चाहिए हमें, क्योंकि ये टोटल एंगल हमें गिवन है 126 डिग्री का, उसमें इसका छोटा पार्ट, ये वाला पार्ट, थोड़ा पार्ट 90 डिग्री का है, तो पीछे यही बचेगा। तो इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, एंगल जी ई डी, नाउ एंगल जी ई डी इट कंसिस्ट ऑफ टू एंगल्स, मैं वो लिख रहा हूँ, दो, इस पॉइंट पे दो एंगल बने हुए, जी ई डी दो एंगल का सम होगा। जी ई डी, ये पूरा जी ई डी इसका बना हुआ है जिसको आपको फाइंड करना है, यानी जी ई एफ, एंगल जी ई एफ, एक एंगल ये चाहिए, प्लस इसके साथ वाला जो 90 डिग्री का है, एफ ई डी, एफ ई डी। जी ई डी हमें गिवन है 126 डिग्री, जी ई एफ को हमने फाइंड करना है, और एफ ई डी हमारा 90 डिग्री का एंगल है। आप रीजन डाल दें कि जो ई एफ थी वो सी डी पे परपेंडिकुलर थी, इसलिए ये एंगल 90 डिग्री का।
तो 126 डिग्री में से 90 डिग्री आप माइनस करो तो GEF की वैल्यू भी निकल गई। सर 126 में से 90 माइनस करना है। सर 6 में से 0 गया सर 6 आता है। सर 12 में से 9 गया सर 3 आता है। 36 डिग्री। छोटे बच्चों की तरह माइनस करके आपको बताता हूँ ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। तो लो भाई, ये तीनों एंगल्स इनको हाईलाइट कर ले एग्ज़ाम में ताकि टीचर को पता चले आपने कहाँ फाइंड कर रखे हैं। दैट्स ऑल। कितना इजी क्वेश्चन। करना कुछ नहीं है यार, थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं कर रहा हूँ, आप मेरे साथ नोट्स बनाओ और एक बार और आप घर पे प्रैक्टिस करो, देखो फिर चैप्टर कैसे परफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.25 PQ पैरेलल टू ST, एंगल 110 डिग्री का, ये एंगल 130 का, एक एंगल हमको फाइंड करना और हमें हिंट भी दिया हुआ है। एग्जाम में हो सकता है हिंट वगैरह ना हो, ठीक है, तो यहाँ पर हमें बुक में हिंट गिवन है। तो डायग्राम में PQ और ST पैरेलल है, तो ये कुछ इस तरह से डायग्राम बना रखा है। ऐसे बनाया है इसने, P और इसको रखा है Q, एंड दिस इज पैरेलल टू ST। ST यहाँ बना रखा है, दिस इज S, दिस इज T। फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरह से और ये इस तरह से। दैट्स ऑल। जो एंगल गिवन है वो मैं आपको बता दूं, इस पॉइंट का नाम है R। PQR, दिस एंगल 110 डिग्री। RST, दिस एंगल 130 डिग्री। QRS, ये फाइंड करना आपको। जो हिंट दी है दैट इज कंस्ट्रक्शन बन जाएगी हमारे लिए। तो ये आ गया हमारा कंस्ट्रक्शन, जो वाइट कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका आप कुछ नाम रख सकते हैं, AB रख लो नाम इसका। तो आपको सबसे पहले गिवन लिखना है। गिवन में ये सब इंफॉर्मेशन आएगी, पैरेलल, एंगल वगैरह ये सब। उसके बाद आपको टू फाइंड लिखना है, टू फाइंड में ये आ जाएगा एंगल। उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन लिखनी है। कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है ड्रॉ AB पैरेलल टू ST, बस जो लिखा हुआ है AB, बस नाम हमने उसका रख दिया, AB पैरेलल टू ST थ्रू R, थ्रू पॉइंट R। दैट्स ऑल। अब देखो इसका सॉल्यूशन, बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल। पैरेलल लाइन का चल रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेटिव, कॉन्जिक्यूटिव, जब तक ये नहीं पता होगा कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा। और ये कैसे पता करना है, इससे पहले वाला लेक्चर देखना है, उसमें डिटेल में आपको बताया है मैंने कि क्या होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, कॉन्जिक्यूटिव, वर्टिकल भी उसमें बताया हुआ है, सब बता रखा है उसमें। तो इसलिए इसका लेक्चर जरूर देखना है जिसमें कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, ठीक है। चलिए अब सोल्यूशन की तरफ जाते हैं मेरे बच्चे। अगर इस एंगल का नाम मैं x रख लेता हूँ, इसका मैं y रख लेता हूँ, तो आप नाराज़ तो नहीं हो जाओगे? अरे बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगे, रख सकते हैं हम x y नाम। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ सबसे पहले PQ पैरेलल टू ST जो गिवन है, नंबर 1। फिर मैं बोलने वाला हूँ ST पैरेलल टू AB। फर्स्ट वाला गिवन है, सेकंड वाला बाय कंस्ट्रक्शन है। और इन दोनों को देखते हुए फ्रॉम 1 and 2 आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो PQ पैरेलल टू AB। दैट्स ऑल। रीजन कुछ नहीं देना, रीजन ऐसे आएगा, लाइन्स विच आर पैरेलल टू अ लाइन आर पैरेलल। बहुत सारी लाइन जो एक लाइन के पैरेलल होती हैं वो आपस में भी पैरेलल होती हैं। स्टेटमेंट रीजन देने की जरूरत नहीं, बस इतना लिखना है। ये आपने नंबर 1 2 लिखा, फ्रॉम 1 and 2 ये रीजन होता है, PQ पैरेलल टू AB हो गया। देखो देखो ST के पैरेलल हैं ये दोनों, PQ और AB, तो PQ और AB भी आपस में पैरेलल होंगी। तो ये रीजन देना बहुत जरूरी है, ये सब लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो एंगल्स लेने वाला हूँ उसमें PQ और AB का पैरेलल होना जरूरी है। तो जैसे ही मैंने लिखा PQ पैरेलल टू AB, तो मैं लिख लूंगा ये 110 और ये x, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर है जो भी आपने सीखा। तो ये लिखने के बाद आप तुरंत लिखेंगे देयरफॉर x प्लस 110। डायग्राम में x लिखना मत भूल जाइएगा, पता चला x नहीं लिखा हुआ है, x लिखना है। तो ये हो गया 180 डिग्री। रीजन आपने डालना है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। व्हाट इज x, उसको अभी फाइंड करेंगे। 110 इसमें से माइनस करो तो ये आ गया 70 डिग्री। इसी तरह से बचे जो ST है वो भी AB के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। तो क्योंकि ST AB के पैरेलल है, ये ST और ये AB,
ये आपस में पैरेलल हैं, तो 130 और y इनका सम भी 180 होगा, y प्लस 130 इनका सम भी 180 डिग्री होगा। रीजन क्या डालेंगे? सेम, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। स्पेलिंग एग्जाम में पूरा लिखें आप। ये आपका आ गया 180 और 30, 130 माइनस करेंगे, y आ गया आपका 50 डिग्री। लेकिन हमें x या y नहीं फाइंड करना है, ये जो सेंटर में एंगल है इसको फाइंड करना है। तो x और y को हमने इसलिए फाइंड किया, देखो ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का सम 180 डिग्री है, एंगल्स ऑन द सेम लाइन एट सेम पॉइंट। तो एक्स वाई पता है तो ये निकल जाएगा, बस ये लिखने वाले हैं लास्ट में। हेयर एक्स प्लस वाई प्लस जो फाइंड करना है उसका नाम है क्यू आर एस को फाइंड करना है, क्यू आर एस 180 डिग्री। रीजन डालो, एंगल्स ऑन द सेम लाइन एट सेम पॉइंट। लीनियर पेयर नहीं लिख सकते क्योंकि दो नहीं है, तीन हो गए ना, पेयर होता है दो हो तो। एक्स का वैल्यू हमने निकाला 70, वाई का वैल्यू हमने फाइंड किया दैट इज 50, और देखो क्यू आर एस यहां से आने वाला है, इट इज 120 डिग्री प्लस क्यू आर एस 180 डिग्री। व्हाट इज क्यू आर एस? सर 180 में से 120 अब माइनस कर देंगे, सो क्यू आर एस इज 60 डिग्री। दैट्स ऑल, इसी को फाइंड करना था। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फिगर 6.26, ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू 50, पी आर डी 126, ये सब गिवन में लिखे और टू फाइंड में एक्स और वाई। डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा जो कि बहुत सिंपल डायग्राम है। ये ए बी है जो कि सी डी के पैरेलल है, और बीच में यहाँ पर ट्राइंगल बना दिया गया है जिसका नाम पी क्यू आर है। देखा गया बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। बिना एंगल सम प्रॉपर्टी के भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक्स वाई निकल जाएगा। तो भी बता रहा हूँ कैसे निकलेगा। ये आपका 50 डिग्री का एंगल, ये वाला एंगल आपका वाई, दिस एंगल इज एक्स जिसे आपको फाइंड करना है, और ये आपका 127 डिग्री। ओके डियर, हमको एक्स वाई पे फोकस करना है। गिवन आप लिख लेंगे, टू फाइंड आप लिख लेंगे, हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप बोलें ए बी पैरेलल टू सी डी, इसी से शुरुआत करेंगे, ये गिवन हमें। अब क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ एंगल ए पी क्यू। कौन सा एंगल लिया? एंगल ए पी, वेट अ मिनट, नॉट ए पी क्यू, नॉट ए पी क्यू, ए पी आर, जस्ट अ मिनट, ए पी आर। ये कौन सा एंगल ए पी आर? यहां से शुरुआत हुई यहां तक, ये पूरा एंगल, इसको ट्रांसवर्सल मान रहा हूं पी आर को, ठीक है। एंगल ए पी आर, ये पूरा एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। बताओ रीजन? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आते समझ? 50 को मत ले लेना 127 के साथ, ऑफकोर्स वो हो ही नहीं सकता, तो ये पूरा एंगल लेना आपको। अब जो ए पी आर एंगल है वो 50 और y का बना हुआ है, और जो पी आर डी है उसकी वैल्यू 127। देखो y की वैल्यू निकल भी गई, एंगल सम प्रॉपर्टी कुछ नहीं लगाया हमने। तो 127 में से 50 को माइनस करना है, 7, 12 में से 5 गए, सर ये भी तो 7 होता है, तो 77 डिग्री हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमको x फाइंड करना है। अब x के लिए क्या करोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी या कुछ और? नो। अब आप फोकस करें PQ ट्रांसवर्सल पे, PQ ट्रांसवर्सल, PQ को ट्रांसवर्सल माने तो ये वाला जो एंगल है 50 वाला वो x के इक्वल ही है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो हेयर यू जस्ट राइट x इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो आपको सिंपली रीजन देना है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स एज ए बी पैरेलल टू सी डी। खत्म, x भी निकल गया एक ही स्टेप।
कोई ज़्यादा इसमें लेंथी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। देखो जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इट इज़ आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बहुत बार देखा गया है क्लास में, जो क्लास टेस्ट होते हैं प्लस जो आपके छोटे छोटे यूनिट टेस्ट क्लास में, मिड टर्म एग्जाम या फिर फाइनल, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी हमें नॉलेज चाहिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, यानी अगर किसी मिरर पे कोई लाइट इंसिडेंट कर रही है फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, उसमें कुछ एंगल्स का कॉन्सेप्ट है, वो पता होना चाहिए, ठीक है। वो गिवन इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो हमें खुद से नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। है बहुत सिंपल है, 2-3 स्टेप्स में आपका ये हो जाएगा। तो पहले डायग्राम को अंडरस्टैंड करें। पी क्यू आर एस आर मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो दो आप यहाँ पे मिरर रख लीजिए, इस पी क्यू को आप मिरर अंडरस्टैंड करें और ये आपका आर एस सेकेंड वाला। दीज आर टू मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर। कह रहे इंसिडेंट रे, एक रे आई ए से और पी क्यू पे स्ट्राइक हुई बी पॉइंट पे और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई आर एस पे जाके फिर इंसिडेंट हो गई सी पॉइंट पर और फिर वापस रिफ्लेक्ट हुई यहाँ पे डी पॉइंट। तो दिस इज अ डायग्राम, दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन। आपको प्रूव क्या करना है, ये जो ए बी है और ये जो सी डी है ये आपस में पैरेलल है। अब ये पैरेलल कैसे होंगी, तो दो लाइंस को आप पैरेलल कैसे कर सकते हो। तो 9th में आप दो लाइंस को जब भी पैरेलल कर रहे हो, जहाँ तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम 180 कर दो, जहाँ अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल कर दो, जहाँ फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर दो। यही कॉन्सेप्ट से चल रहा है आपका 9th क्लास में ज्योमेट्री पार्ट में, दो लाइंस को जब भी पैरेलल कर रहे हैं। तो इसमें बच्चे आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर नॉर्मल्स बनाने हैं। अब नॉर्मल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। फिजिक्स की भाषा में आप उनको नॉर्मल बोल सकते हैं, यहाँ पर मैथ्स में हम उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है हमारी ये लाइन, उस पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर खींचना है, इसको नॉर्मल बोलते हैं। इसी से आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको सिखा पाऊंगा और समझ पाएंगे वो क्या होता है। यहां सी पे स्ट्राइक हुई तो यहां पर आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है, ये परपेंडिकुलर बना दी। इसका नाम रख लो आप ई और इसका नाम रख लो एफ। पूरा डिटेल में आपको बताता हूं। यहां पे गिवन में आप लिखेंगे पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ठीक है। और बाकी जो कहानी है ये पूरी आप लिख सकते हैं गिवन में, यहाँ तक ये पूरा पार्ट आप गिवन में लिख दो, जिसको मैं ये ब्रैकेट में रख रहा हूँ। पूरा पार्ट गिवन में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मार्क्स नहीं आपके कटते, क्योंकि गिवन की प्रेजेंटेशन भी आपको अच्छी बनानी है, ठीक है। टू प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक। कंस्ट्रक्शन यहां पे करनी पड़ेगी, क्या, ड्रॉ ई बी परपेंडिकुलर पी क्यू, जो नॉर्मल्स हमें चाहिए, एंड ऑल्सो ड्रॉ एफ सी परपेंडिकुलर आर एस। इज इट क्लियर? योगी कंस्ट्रक्शन। प्रूफ इज वेरी सिंपल। प्रूफ की शुरुआत कहां से करनी, जो हमें नॉलेज रहेगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वहां से शुरुआत करनी। आपको लिखना है वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम? वी नो दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हम जानते हैं। सर ये कैसे? इसका रीजन डाल सकते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है फिर रिफ्लेक्ट होती है, फिर नॉर्मल के साथ जो एंगल्स दो बनते हैं, एक एंगल को इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, एक को रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। वो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, बाय डिफॉल्ट वो इक्वल होते हैं। तो वही हमने प्रीवियस नॉलेज यहाँ पे लिखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट यहां पर क्या होगा वो समझने में आपको डायग्राम में। मेरे बच्चे इंसिडेंट रे कौन सी है वो बताएं। दिस इज इंसिडेंट रे ए बी, नॉर्मल के साथ ये एंगल बना रही है, एंगल 1 इसका नाम रखते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। फिर जब ये वाली रे रिफ्लेक्ट हुई और नॉर्मल के साथ इसने ये एंगल बनाया, इसका नाम रखता है एंगल 2, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 1 और 2 एंगल आपस में इक्वल है, दिस इज अ लॉ। तो इसलिए मैं यहां पे लिख सकता हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इज इंसिडेंट एंगल, एंगल 2 इज रिफ्लेक्शन एंगल। इसी तरह से ऑल्सो आई कैन राइट हेयर दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट अगेन, एट दिस इज 3 एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस एंगल 4। ये एंगल भी हमारे इक्वल होंगे। तो आई एम राइटिंग एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल
4 और इसको रखो आप नंबर 1। इसको हम अभी यूज कर लेंगे। डन। तो आपके क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए, जो हमारी नॉलेज है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद की कहानी बहुत सिंपल है। आपको यहां पर लिखना है, मेरे बच्चे ध्यान से समझना, हमारा जो BE और FC परपेंडिकुलर है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनाए गए हैं, तो ये आपस में पैरेलल होंगे। तो आपको यहां पे लिखना है BE पैरेलल टू CF। ये ध्यान रखें, PQRS नहीं लेना, आपको लेना है BE पैरेलल टू CF, इनकी हेल्प लेनी। अब ये पैरेलल क्यों है, तो आप बोल सकते हैं दीज आर परपेंडिकुलर्स, these are perpendiculars to parallel lines, कि ये जो हमने बनाए हैं ये परपेंडिकुलर्स हैं पैरेलल लाइंस के ऊपर, तो इसलिए आपस में पैरेलल होंगे। दो पैरेलल लाइंस हैं ना, उनके आपस में परपेंडिकुलर, सारे आपस में पैरेलल होते हैं। बस ये छोटा सा रीजन देना है, BE पैरेलल टू CF। अब क्योंकि BE और CF आपस में पैरेलल हैं, BC को एज ए ट्रांसवर्सल कंसीडर करो, तो एंगल 2 और एंगल 3, ये दोनों एंगल आपस में क्या रिलेशन रखने हैं, अल्टरनेट एंगल्स का। तो आप लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। किसके लिए, BE और CF के लिए, एंगल 2 एंगल 3 अल्टरनेट है। अब क्योंकि ये आपस में इक्वल हैं, तो इनको सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैं पूछूंगा एंगल 2 का डबल कौन है। जैसे एंगल 2 है, इसका डबल कौन है, तो इसका डबल आपका ये पूरा एंगल बनेगा ABC, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 1 तो बराबर ही है, ये पहले बता रखा है। तो एंगल 2 एंगल 1 बराबर है, तो जो ABC है वो एंगल 2 का डबल है। तो एंगल 2 का जो डबल है, जो ट्वाइस है, वो एंगल ABC है, एंगल ABC लिख लेने। और एंगल 3 का डबल कौन है, इस एंगल 3 का डबल एंगल BCD है, एंगल BCD। अब इन दोनों एंगल्स को ध्यान से देखो, जिनको हमने इक्वल कर दिया, एंगल ABC एंड एंगल BCD। डायग्राम में देखो, ABC एंड BCD, ये है पूरा आपका ABC और ये है पूरा आपका BCD। ये दोनों एंगल हमने आपस में इक्वल कर दिए। अब बताइए कौन से एंगल्स हैं AB और CD के लिए। AB और CD के लिए अल्टरनेट एंगल्स हैं, BC उस पर ट्रांसवर्सल बिहेव कर रही है। अब क्योंकि अल्टरनेट को हमने इक्वल कर दिया AB और CD के, तो इसलिए AB और CD आपस में पैरेलल होंगी। बस आपको लास्ट में यही लिखना है, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बाय AB and CD, therefore AB parallel to CD, hence proved। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जाम में मैं मान के चल रहा हूं कि 99% चांस है कि आपको आ जाएगा। आपके मिड टर्म एग्जाम या प्री मिड टर्म एग्जाम या फाइनल, किसी भी एग्जाम में ये आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को बार बार करो, प्रैक्टिस करो, मतलब याद कर लो एक तरह से क्वेश्चन आने वाला आपको एग्जाम में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट्स ऑल, आगे एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएंगी हमारी। तो ये थे बच्चे हमारे एक्सरसाइज 6.2 के 5 क्वेश्चन, एकदम डिटेल में करा दिए। 5 के 5 क्वेश्चंस के आप नोट्स बना लो, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।